Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome back. We are meeting after 2 days. Good evening everyone. Abhay, Ashish, Nandan, Om Prakash, Anamika. Today is my first class. Okay, welcome Anamika. Am I audible and visible properly? Everyone, Shumit, Akshat, SK, Tirupati, Ritesh. Ritesh or Ritesh? Spelling double E है. Good evening everyone. Am I audible and visible properly? बता दीजिए एक बार. Yes. देखिए आज का जो टॉपिक है वो अगेन इंटरेस्टिंग, बहुत सारी नई चीजें आप सीख रहे हैं स्पोकन के अंदर, और आज हम एक्सेंट के क्या रूल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, उनके बारे में बात करेंगे. चलो ठीक है. इज एवरीथिंग ऑल राइट? एब्सोल्युटली. ओके तिरुपति, आपकी फर्स्ट क्लास है. हाँ नो, कुछ दिक्कत थी उस समय. एक्चुअली बारिश बहुत थी और कुछ इलेक्ट्रिसिटी में डिस्टर्ब था मॉर्निंग बैच, इसलिए आज आपकी नहीं हो पाई. आज काफी धुआंधार बारिश हुई है. आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड. पिछले सेशन के कुछ पॉइंट्स हमारे बचे हुए थे. कहां तक कर लिया था हमने, कुछ बताओगे आप? अनु, कैन यू टेल मी? हमने सेकेंड पॉइंट ये कर लिया था ना, प्रैक्टिस वेरिएशन, या नहीं किया था? टिप्स टू इंप्रूव वॉइस मॉड्यूलेशन, कितना पॉइंट कर लिया था? हाँ धीरज, आएंगे अभी एक्सेंट के ऊपर. ओके, अभय की भी फर्स्ट क्लास. किस पॉइंट तक कर लिया था? ये पॉइंट कर लिया था लास्ट सेशन में, बता दीजिए. नंदन कल छुट्टी थी, कल जन्माष्टमी का अवकाश था. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हुआ था, बी लाउड एंड क्लियर. ठीक है, सो आ जाओ. बी लाउड एंड क्लियर के बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस वेरिएशन. यू कैन लुक अप फॉर सम स्टेप्स दैट यू कैन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू डेवलप द डिजायर्ड वॉइस. आप जिस तरह की वॉइस चाहते हैं, practice speaking with variations in your speech. Let's go back to the time when we used to sing rhymes or when our teacher used to tell us stories. Remember, only the variation in your tone can convey your expressions. Make your speech sound interesting to the people listening to it. पहला जो पॉइंट था हमारा वो था be loud and clear, और साथ में ये भी बात हुई थी be loud and clear does not mean कि आपको बहुत चिल्लाना है. एक अच्छे स्पीकर हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो एक ऑडियंस में बैठे हुए फर्स्ट रो और लास्ट रो को ठीक ठीक सुनाई दे, लगभग बराबर आवाज उसकी पहुंचे, इस तरह से कमांड हो उसकी आवाज के. ऐसा नहीं कितना धीमा बोले कि फर्स्ट रो को भी नहीं सुनाई दे रहा, या बहुत शाउटिंग लग रही है. तो ये चीजों का ध्यान रखना है. वेरिएशन का रोल आप जानते हैं, और देखो ये जो एग्जाम्पल ले रखा है, वी यूज टू सिंग राइम्स इवन इन चाइल्डहुड. लॉट ऑफ राइम्स यू आर एबल टू रिमेंबर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न और वेरिएशन. वो आपको धुन याद होती है, हाँ या ना? उस धुन की वजह से आप अपने आप शब्द फिट कर लेते हैं. कई बार पुराने गानों के मामले में भी ये देखते होगे आप कि यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर लिरिक्स समथिंग, सो यू हैव दैट टोन, वो जो रिदम है म्यूजिक की वो आपके दिमाग में है. सो दैट इज द राइमिंग. और वो वेरिएशन है, कब आवाज ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, और हम लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं कि विदाउट दैट वेरिएशन यू विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्पीकर. अब देखो, जैसे मैंने क्या बोला, यू विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्पीकर, यू विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्पीकर, राइट? सो ये टर्म किन पे कहां कितना जोर देना है, आज के एक्सेंट वाले सेक्शन में आप इस पे और डिटेल्ड मैनर में देखेंगे कि वर्ड्स के सिलेबल किस कैसे करना है आपको. जिंगल बेल, बिल्कुल. हाँ जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स, हमने पिछले सेशन में इसी में बात की थी, आई थिंक फंक्शन वर्ड्स, और याद है ना शायद आपको. लेट मी सी, ये देखो आप, ये मैंने कराया था. नॉन स्ट्रेस्ड वर्ड्स आर कंसीडर्ड फंक्शन वर्ड्स सच एज आर्टिकल्स. तो ये स्ट्रेस वाला पॉइंट बहुत है. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास पहुंच जाएंगे. अभी स्टूडेंट कॉपी में भी पीडीएफ आपके पास अपलोड हो जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना. ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी कि आप दोबारा उसको देख सकें. वर्ड्स डोंट क्रिएट एन इम्पैक्ट अनलेस दे आर राइटली डिलीवर्ड. We need to give required weight. If you could remember, right from the first class I am using this particular word.
यस आर नो? मैं इसी वेट की बार बार बात कर रहा था कि समटाइम्स यू गिव अनड्यू इंपॉर्टेंस टू फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, right? That he is a fluent or she is a fluent speaker, but that fluency should not come at the cost of the weight of words. एक शब्द को जितना वजन देना है बोलने में, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप उसको उतना वजन दे ही नहीं रहे. So we need to give required weight to that word to create the desired result. We can take effective pauses, stress on a certain set of words which will help your speech sound more interactive. So अभी pauses की भी बात इसी में होगी. Effective pauses. आप कई बार ये भी देखते होंगे कि फ्लुएंसी के चक्कर में आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, आया ना? Sometimes you want to create an impact in the eyes of the other people, right? While you are in a conversation. So you are trying to be an effective speaker, but not effective per se, but the fluent speaker. और उसमें क्या होता है? You are not able to organize your thoughts because आपको जल्दी बोल करके सामने वाले पे इंप्रेशन जमाना है. और पॉजेस का फायदा ये होता है कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं कि कौन सी बात मुझे पहले कहनी है, कौन सी बाद में कहनी है, राइट? यू कैन पिक राइट वोकैबुलरी एज वेल, and the other person would also be a bit inquisitive that what is going to come out from that particular mouth, that particular person. तो वो भी एक inquisitive होता है थोड़ा कि भाई क्या आने वाला है. इसलिए pauses का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये फ्लुएंसी के चक्कर में pauses के इंपॉर्टेंस को हमें नहीं खो देना, इसको समझना है, राइट? स्ट्रेस ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच विल हेल्प योर स्पीच साउंड मोर इंटरैक्टिव. कहां स्ट्रेस देना है वो आपने क्लास पहले ही देख ली है. क्रिएट अ क्राउड प्लीजिंग स्पीच, एंड आई थिंक इसके लिए आजकल बहुत पॉपुलरली आप देखते हो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं आजकल, नॉट वो जो कि टेलीविजन पे आते हैं बट आपको इंटरनेट पे दिखाई देते हैं. बहुत तरह के बहुत शोज करते हैं, आपने भी देखा होगा उनको. एंड दे ऑलवेज पिक इंस्टेंसेस फ्रॉम डेली लाइफ्स, रियल लाइफ सिचुएशंस की किस तरह से रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, किस तरीके से लोगों में इंटरेक्शंस हो रही है, तो आप बहुत रिलेट कर पाते हो. या होटल में आप जा रहे हो तो किस तरीके से आपको डील किया जा रहा है. सो दिस इज व्हाट, इसीलिए यहां पे लिखा है क्राउड प्लीजिंग स्पीच. अगर आप रट करके भाषण दे रहे हो, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू. अब उसके क्या ट्रेट्स हो सकते हैं? कनेक्ट विद द ऑडियंस. स्पीकर शुड यूज टूल्स लाइक ह्यूमर, story and experiences to attract the audience. The audience should be able to connect with you right when you start your speech. You can even appreciate them for being a good audience or ask them a few questions so that it gets you closer to them. Entertain your audience with a story that they can relate with. However, you need to keep in mind that the story should convey a message or model to them. Narrating irrelevant stories will only distract them. Right? So ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप अपने ऑडियंस को एक तरीके से एनरैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना होता है. ह्यूमर डज नॉट मीन ओवर हियर दैट यू आर मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल, और आप कुछ स्लैपस्टिक कॉमेडी कर रहे हैं या बिलो द बेल्ट लाइंस बोल रहे हैं आप जस्ट इन द नेम ऑफ ह्यूमर. वो बहुत सिचुएशनल ह्यूमर होना चाहिए सो दैट द पीपल कुड रिलेट विद दैट, और वो कभी भी मतलब रॉन्ग गलत टेस्ट में नहीं जाना चाहिए. स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इवन व्हेन आई गिव सजेशंस फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, particularly for those people who are aspiring to get into leading management schools or खासतौर से मैनेजमेंट एग्जाम्स के अंदर, बिकॉज उस तरह का दिमाग वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे रीडिंग के लिए जो जो आपकी एडवाइस दी जाती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है दैट यू शुड रीड एग्जाम्पल्स only when you are not able to understand the idea what is being presented in that particular paragraph. कई बार क्या होता है कि देर इज वन स्टेटमेंट, राइट? अब सपोज देर इज अ स्टेटमेंट लाइक समथिंग विच हैज ऑल द कलर्स डज नॉट हैव इवन अ सिंगल कलर, और स्टेटमेंट लाइक समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर. अब दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज रिटन and someone who's trying to understand that statement at superficial level
may feel a bit confused that what this line is trying to say. There are two clauses and both the clauses are contradictory to each other. Both the clauses are contradictory to each other. They are like something which has all the colors does not have even a single color. तो सामने वाले ये कह सकते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कि जिसके पास हर तरह के रंग हैं उसके पास कोई रंग नहीं है. तो अब इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स. जैसे हमने बहुत बार इसके एग्जांपल्स लिए हैं, आप रियल लाइफ से ले सकते हो. विबग्योर वाला एग्जांपल हमने लिया है. व्हाइट लाइट जो है, सन रेज जो है, व्हाइट लाइट का कोई भी कलर नहीं होता, बट जब आप प्रिज्म से गुजारते हो देन यू गेट द विबग्योर, राइट. एंड विबग्योर मीन्स व्हाट? दैट इज द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मीन्स व्हाट? कि इंसानी आंखें जितने तरह के रंग देख सकती हैं उन सभी रंगों का स्रोत वो व्हाइट लाइट है. बट दैट व्हाइट लाइट डज नॉट हैव इवन अ सिंगल कलर. उसमें आपको कोई नहीं दिखाई देता. तो स्रोत को आप नहीं पहचान पाते. स्रोत सबको एकोमोडेट करता है. या जो हर जगह प्रेजेंट है वो कहीं प्रेजेंट नहीं है. जैसे गॉड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी प्रेजेंट. सो यू आर प्रेजेंट ओवर हियर बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट समवेयर एल्स. आप अगर क्लास में बैठे हो तो घर पे नहीं हो उस समय, या घर पे हो तो क्लास में नहीं हो. इंसानी दिमाग सिर्फ डिफरेंसेस समझ सकता है. वी कांट अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट. सो मीन्स व्हाट? We can give a gamut of examples in order to explain this particular statement. But जब बहुत ही आसान सा सेंटेंस हो तो उसके लिए एग्जाम्पल इररेलेवेंट हो जाता है. लेकिन खास तौर से जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग में स्टोरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आप भारी भारी बातें सिर्फ कर रहे हैं, भारी शब्दों या सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आप कोई ऐसा इंस्टेंस वहां पे नहीं शेयर कर रहे सो दैट पीपल कुड इंटरेस्टिंगली लिसन टू यू, तो फिर उन बातों का कोई मतलब नहीं है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस अपने जरूर शेयर करें. अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इंटरव्यूज का. जैसे मान लो पूछा जाए कि भाई हु इज योर आइडियल इन योर लाइफ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक माई फादर. यार वो कुछ बड़े बड़े नाम ले लेंगे वो, राइट. लेकिन मान लो वहीं पे कोई बच्चा इस तरह से कहता है कि सर आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई होम टाउन फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड आई वॉच्ड अ सीन इन ट्रेन लाइक देयर वॉज अ बॉय जो कि गरीब सा दिख रहा था, और वो क्या कर रहा था कि वो अपनी ही शर्ट से ट्रेन की फर्श को साफ करके लोगों के सामने पैसे की मांग कर रहा था. एंड सर आई लर्न द लेसन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर. वो भीख नहीं मांग रहा है, वो हाथ अगर फैला रहा है तो वो काम करने के बाद, या आपको लाइट्स पे दिखाई दे जाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे या थोड़े से बड़े बच्चे. कई बार वो ग्लास एरिया साफ करते हैं, जैसे बारिश के दिनों में कार की विंडशील्ड साफ कर दी, राइट, और उसके बाद वो हाथ फैलाते हैं पैसे के लिए. तो यहां से क्या है कि डिग्निटी ऑफ लेबर का लेसन आप लर्न कर रहे हैं. या सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन मेट्रो एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग, कुछ ऑब्जर्व किया आपने. कम्युनिकेशन के लिए हम बात कर सकते हैं. पर्टिकुलरली आप देखोगे जो लोग गूंगे बहरे होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है. इफ देयर आर 3 फ्रेंड्स एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक, बट हाउ गुड कम्युनिकेटर दे आर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड. आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा गूंगे बहरे लोगों को कम्युनिकेट करते हुए. फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, कितनी तेजी से वो अपनी बातें कह पाते हैं बिना बोले हुए. तो वो तो बेहतर कम्युनिकेटर हैं. और इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल. शायद डिसेबल्ड हम हो गए अगर ऊपर वाले ने हमें आवाज दी है, बोलने की ताकत दी है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती. तो देखो इस स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको अपनी बात कहने के लिए. जैसे एक छोटा सा इंस्टेंस ये समझाने के लिए कि कोई भी जिस काम में बहुत इफेक्टिव है वो आज इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि उसने पीछे बहुत काम किया है. लाइक इफ समवन इज एफर्टलेस इन वॉट एवर ही और शी इज डूइंग, मीन्स वॉट, द पर्सन हैज पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो पहले बहुत एफर्ट्स डाला तब आज वो एफर्टलेस है. आपको लगता है ये तो ऐसे ही हो गया. तो उस बात को समझाने के लिए कि एक पिकासो का इंस्टेंस है कि एक बार पिकासो एक मार्केट प्लेस में घूम रहे थे एंड अ लेडी केम टू हिम एंड शी वाज एब्सोल्युटली एक्साइटेड टू सी मिस्टर पिकासो एंड शी सेड कि ओह मिस्टर पिकासो, व्हाट अ ग्रेट डे, और
how lucky I am that I got the opportunity to meet you. Can you make a piece of drawing for me? और उसने एक पेपर का चिट निकाला और पिकासो ने एक छोटी ड्राइंग बना करके उसको दे दी 30 seconds में. And just by thanking him, that lady moved on. And then Mr. Picasso called her up. Oh, my dear lady, that costs $1 million. And now the lady was absolutely flabbergasted of the fact that he took hardly 30 seconds to make that piece of drawing and he was asking $1 million. And then he explained, my dear lady, that took me 30 years. It took me 30 years to make that piece of drawing in 30 seconds. So I am charging for those 30 years. 30 साल लगाए हैं मैंने इस क्राफ्ट के लिए, तब जाकर के मैं ये पीस ऑफ ड्राइंग 30 सेकेंड्स में बना करके दे रहा हूं. तो ये 30 सेकेंड की कीमत नहीं है. बड़े बड़े चित्रकारों की पेंटिंग्स जो हैं वो इतनी महंगी क्यों जाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स, क्या सोचा, क्या बनाया, क्या डिपिक्ट किया. तो कहने का क्या मतलब है? अब देखो, दिस वाज इन छोटा सा इंस्टेंस. अब मैं ऐसे अगर ये लाइन बोलूं कि इफ समवन इज एफर्टलेस in whatever he or she is doing, the person has put in a lot of efforts before, for many years. ये लगेगा ठीक है, स्टेटमेंट आ गया. लेकिन अब मैं इसके बाद थोड़ा सा पॉज लूंगा. I'd like to share an anecdote. On one fine day, Picasso was, just rambling around in a marketplace and a lady came to him. और उसने ये बोला और ऐसे ऐसे कहा. तो it hardly took 1 minute, but again, इसने मैसेज को कन्वे कर दिया. तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कि हमेशा इंस्टेंसेस शेयर करिए, घिसी पिटे नहीं. कोशिश ये करनी होती कि थोड़ा सा आप जिंदा रहो, जो आसपास हो रहा है ना वहां से एग्जांपल्स ड्रा करो, रादर देन वो जो घिसी पिटी लाइन है जिसको हम कहते हैं क्लीशेड एक्सप्रेशंस. तो कई बार लोग वो नहीं सुनना चाहते. आप बार बार बोलो कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए. अरे हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी तुम्हें करना चाहिए. ये सब क्लीशेड एक्सप्रेशंस है, ये मतलब घिस चुके हैं यूज हो करके. सो यू हैव टू अप्लाई योर कंटेम्पररी इंटेलिजेंस. यू नीड टू ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ ओनली, like what kind of change is happening in the society, how the people are behaving, why they are behaving in such a manner, what could be the possible reasons, right? And then the people would be able to relate. एक मेरा मुखर्जी नगर का वो वीडियो है, आपको ने देखा होगा, वो कैब का नहीं देखा होगा देख लेना. 4.25 घंटे का नॉन स्टॉप वीडियो है वो. उसमें नीचे ये भी कमेंट भी है कि आदमी बिना किसी पेपर के 4.25 घंटे कैसे पढ़ा ले गया. तो पॉइंट वो है कि जब आपके पास क्लैरिटी है चीजों की, कंटेंट बहुत होता है, क्योंकि मैं कैट बैकग्राउंड से आता हूं, बहुत सारा कंटेंट होता है हमारे पास इन दैट वे. लेकिन अगर आप उसमें ऑब्जर्व करो तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए वो सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ सिचुएशंस से थे. दैट्स द रीजन की पीपल लाइक दैट वीडियो. जो भी उस समय पॉलिटिकली हो रहा था या फिल्मों की दुनिया से था, सब कुछ वहां से एग्जाम्पल थे. फुकरे का एग्जाम्पल लिया गया, पता नहीं कौन सा वर्ड, हाँ, फेमी फटाल शब्द को समझाने के लिए, कातिल हसीना, फेमी फटाल. एंड देन आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ सोनू पंजाबन, हु इज अ दिल्ली बेस्ड डॉन, और जिसका कैरेक्टर जो है वो फुकरे मूवी के अंदर रिचा चड्ढा ने प्ले किया था. तो ये कहां से होगा? जब आप अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आप न्यूज सुनते हैं, क्या कुछ हो रहा है आसपास देश में, दुनिया में, आपके समाज में, जब आपको इसकी समझ है तब यू कैन ड्रॉ एग्जाम्पल्स. दैट्स वाई ये बार बार कहा जाता है कि एक्सपोजर इज द ओनली सोल्यूशन. अगर लैंग्वेज को बेहतर करना चाहते हो, कम्युनिकेटर बेहतर बनना चाहते हो, तो सुनो ज्यादा से ज्यादा, पढ़ो ज्यादा से ज्यादा. पता नहीं कौन से स्पीकर से कौन सी बात तुम्हें कहां मिल जाए, और दिमाग के डेटाबेस में ये सब डिपॉजिट होता रहता है, और अचानक जब जरूरत होती है तो वो फिर निकल के बाहर आता है. इसीलिए खाली और खोखले लोग जो पढ़ते लिखते नहीं है वो हमेशा बेचैन परेशान रहते हैं. तो रीडिंग करते रहा करिए, सुनते रहा करिए. यू कैन इवन अप्रिशिएट देम फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस. जैसे हम जब किसी भी स्पीच को एंड करते हैं तो आप सामने वाले को थैंक यू बोलते हो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस, फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम यूज कर सकते हैं लास्ट में, उनके लिए भी आप थैंकफुल होते हैं कि भाई, या आप ऐसे बोल देते हैं कि आई होप सो कि मुझे तो बहुत मजा आया, आपको भी उतना ही मजा आया होगा इस 1 घंटे में जो पिछला हमने एक साथ बिताया है. Entertain your audience with a story that they can relate with. However, you need to keep in mind that the story should convey a message. ये नहीं कि बकवास कुछ भी कर रहे हो.
जब एक फॉर्मल सेटअप में होते हैं, आप कॉमेडी शो में नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो इफ यू आर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, यू आर रेजिंग अ पॉइंट, in order to substantiate that point, if you could draw some real life examples, anecdotes, stories, that would help you out. 4.5 hour वीडियो नहीं, एब्सोल्युटली वो लंबा वीडियो है थोड़ा। अगला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव पॉजेज। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे बिल्ड क्यूरियोसिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल लिसनिंग टू यू। You have to ensure that you don't take very long pauses, boring the audience instead. कई बार बहुत लंबा पॉज ले लेते हैं, उससे ऑडियंस आपकी बोर हो रही होती है। Have a clear idea of what you are about to speak. This will help you build a roadmap in your own mind regarding the speech, and hence you will not forget your content. This is something again very important. Right? Pauses का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और देखो, आपके पास खाका होना चाहिए। जैसे अभी जो पिछला एक हमारा जो वेबिनार हुआ था, आपने देखा होगा, पोस्टर्स शेयर हुए थे, जो एसोचैम ने आयोजित किया था, तो उसमें हम सभी स्पीकर्स के पास 10-10 मिनट था। तो अब जब मुझे पहले से पता है कि आई हैव 10 मिनट्स टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन आई हैव टू हैव अ रोड मैप, लाइक दीज आर द 5 पॉइंट्स एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 मिनट्स फॉर ईच ऑफ द पॉइंट्स, राइट? एंड अगेन इट शुड नॉट बी इन अ रिटन मैनर। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे साथ जो पैनलिस्ट थे वो बड़े बड़े स्कूल्स के डायरेक्टर थे और सीबीएसई के डायरेक्टर खुद थे उस वेबिनार में। लेकिन वो तो चलो वो रोज इस तरह से बहुत सारे वेबिनार्स करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ जो स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने स्पीचेज अपनी लिखी भी हुई थी। पॉइंट्स तो थे, लिखे भी हुए थे। तो ये सब ऑब्जर्व कर रहा था मैं वहां पे। और जब पढ़ा हुआ स्पीच, लिखा हुआ स्पीच पढ़ा जा रहा था, तो पैनल में भी जो लोग थे, दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट। एंड आई वॉज द लास्ट स्पीकर टू काइंड ऑफ सम अप ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई टर्स बिकॉज द टॉपिक इज द डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन। और मैंने उसमें बात की करियर विल का क्या रोल रहा, पिछले 3 साल होने को जा रहे हैं, अभी अक्टूबर में हो जाएंगे, किस तरीके से हमने डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करी, देश के उस हिस्सों में पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जिन तक शायद इस तरह की चीजें पहुंचना बहुत मुश्किल था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने कम प्राइस पॉइंट में इतनी सारी चीजें डिटेल्ड मैनर में उन तक पहुंचेंगी। जबकि जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वो तो जाहिर तौर पे जो क्रीमी लेयर है हमारे समाज का, उन्हीं को कैटर करते हैं। तो जब मैंने सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए, डिजिटल डिवाइड की बात की कि हम डिजिटल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन का क्या हाल है आप देख सकते हैं। कितने बच्चों के पास डिवाइसेस हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटा था जब एलएसआर मिलेडी श्री राम कॉलेज में तेलंगाना की एक लड़की, ऐश्वर्या नाम था शायद उसका, जिसने सुसाइड कमिट किया बिकॉज उसके पास लैपटॉप अरेंज नहीं हो पाया। उसकी छोटी बहन थी, जो सरकार की तरफ से वजीफा मिलना था, उसका पैसा उस तक नहीं पहुंचा। तो दिस इज हैपनिंग इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री, समवन हु इज स्टडीइंग इन लेडी श्री राम कॉलेज, one of the reputed colleges of India person, not Delhi. LSR SRCC में जो पढ़ता है, मतलब एक ठप्पा लग जाता है जिंदगी भर के लिए। वहां पढ़ने वाली लड़की को भी ये चीज नहीं मिल पाई। आप उठा करके डेटा देख लें, मतलब बड़े शहरों को छोड़ करके छोटे शहरों में, आप दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलो तब इंटरनेट की हालत खराब हो जाती है। तो जिन बच्चों के पास मोबाइल डिवाइसेज ही नहीं अरेंज हो पाएंगे, या एक घर में पिता है उसके पास वो फोन है, स्मार्टफोन, उसके 3 बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने इन सारे स्ट्रगल्स की बात करी वहां पे, और मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे ये बातें करनी, क्योंकि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एन वाइस प्रेसिडेंट, हमने क्या अचीव किया है, कितने लोगों को सिखाया है, पढ़ाया है, उस बात को रखना है। और जब खत्म हुआ तो एसोचैम की तरफ से जो लोग थे, डायरेक्टर साहब, उन्होंने इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि थैंक यू तिवारी सर फॉर ब्रिंगिंग आउट द ग्राउंड रियलिटीज। हम मोटे मोटे तौर पे बात कर ले, हाँ अच्छा है, ये है, वो है, ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। मैंने इंस्टेंसेस शेयर किए वहां पे, और सभी लोगों ने ध्यान से सुना, बिकॉज मेरे पास कोई रिटन स्पीच नहीं थे। हम तो आते हैं और शुरू हो जाते हैं, बट लगता है लोगों को शुरू हो जाते हैं, दिमाग में एक खाका हमेशा होता है कि अच्छा इस बात के लिए ये एग्जाम्पल देना है, इस बात के लिए ये एग्जाम्पल देना। वो खाका रखना बहुत जरूरी है जो यहां पे लिखा हुआ है, right? This will help you build a road map in your own mind, because lot of people have this problem to become blank. कितने लोग आप में से ब्लैंक हो जाते हैं? बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा आपने कि तैयारी तो आपने बहुत जबरदस्त की,
लेकिन जब मौका आया बोलने का, देन यू आर एब्सोल्युटली ब्लैंक आउट। अब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये कई बार घबराहट की वजह से होता है, या तो आपने चीजें, और कई बार जब आप रटे होते हैं चीजों को ना, तो बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज वहां पे क्या होगा कि रटा हुआ कोई चीज, एक लिंक अगर गड़बड़ हुआ तो आगे का सब लिंक गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी लंबी स्पीच को, या कहीं पे भी आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आप लंबे स्पीच को टुकड़ों में जरूर तोड़ लीजिए, राइट, कि दीज आर द मेजर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट, और उसके लिए क्या बात करनी है, उस बात को किस एग्जाम्पल के साथ सब्सटैंशिएट करना है, कैसे बात को एंड करना है, इन सब का मोटे मोटे तौर पे खाका आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। सो दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ रोड मैप इन योर ओन माइंड रिगार्डिंग द स्पीच, एंड hence you will not forget your content. Effective pauses. पॉज का मतलब रोकना। मैं आपको एक ड्रिल कराऊंगा आपकी सांस के लिए, कि आप किस तरीके से अपने ब्रीदिंग पे कमांड पाइए, और वहां पे आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है पॉजेस का। कई जगह पे आप अगर गलत पॉज ले लें जहां कॉमा नहीं है, जैसे आपने देखा होगा वो बसेस में, ये कई बार जोक के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्या लिखा होता है, सावधान बच्चे हैं, स्कूल बस सावधान बच्चे हैं, हाँ अब ध्यान में आ गया, वो क्या लिखा था, सावधान बच्चे हैं। तो उनको ये नहीं ध्यान में आता कि यार जब तुम सावधान लिख रहे हो तो सावधान के बाद क्या लिखना है आपको, सावधान के बाद साइन आना चाहिए, सावधान बच्चे हैं, ऐसे लिखना है ना आपको। अब आपने कहा सावधान बच्चे हैं, यानी तुम आओ ठोकर मारो, पीछे से मार दो टक्कर, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे बड़े सावधान हैं, they are absolutely alert, you know. So if you are hitting this vehicle, you are hitting this school bus, there is no problem at all. So ये समझना बहुत जरूरी है। पॉजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पीकिंग के अंदर, कहां कॉमा है, कहां सेमीकॉलन है, कहां क्लॉज चेंज हो रहा है, कहां मूड चेंज हो रहा है। जैसे जब आप एक लंबा पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज पैराग्राफ में डिवाइड होता है, each of the paragraphs has its own content or theme, what you can say, थीम ऑफ द पैसेज। तो जब थीम में बदलाव आ रहा है तो आपके बोलने में, वॉइस में, जो हमने पीछे पढ़ा वेरिएशन, वो होना चाहिए। आपको पॉज करना है वहां पे, सो दैट कि सामने वालों को पता लगे अच्छा हाँ अब जो है गियर बदला जा रहा है। There are two effective pauses I would like to share with you. A pause right after your introduction while moving to emphasize on a certain idea will be really effective. A pause while moving from one topic to another. Right. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है पॉज लें, और दूसरा अगली बात शुरू करने से पहले, अ पॉज वाइल मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। और जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं, जो अभी मैंने बात कही कि अगर एक लंबा पैसेज है या आपकी एक लंबी स्पीच है, and that speech has many paragraphs, then while you are moving from one paragraph to another, वहां थोड़े पॉज की जरूरत है आपको। सर पकड़ो मत जाने दो, हाँ बिल्कुल उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल यहां पे दिया है। तो पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, दोनों में पूरा मामला ही पूरा बदल गया, राइट। तो अगर आप, वही बात है कि कॉमा कहां लगा रहे हैं, वो अपने आप पूरे के पूरे मामले को चेंज कर दे रहा है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, राइट। सो अब मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर कैट बैक इन 2014 इन टाइम दिल्ली सेंटर, एंड एनीवन हु इज अवेयर ऑफ कैट मार्केट उसको पता है कि भाई टाइम दिल्ली का जो सेंटर है वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स, और अच्छा माना जाता है। मतलब वो एक तरह से नेशनल बेंचमार्क है कि अगर वहां पे कोई फैकल्टी है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो कहने का मतलब उसका नेशनल लेवल का रेपुटेशन है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो इसमें दिक्कत क्या थी कि उम्र जाहिर तौर पे कम थी, मैं भी अपने 20s में था, और जिन बच्चों को मुझे पढ़ाना है वो भी 20s में है। तो जाहिर तौर पे अब जैसे मेरे साथ जो बाकी के फैकल्टी मेंबर्स थे वहां पे, वो सब सीनियर्स थे, मतलब 10 से 12 साल का फर्क था इन जनरल मेरी उम्र में और उनकी उम्र में, राइट। वो भी एक्सेलराई से, एफएमएस से, आईएएम से पास आउट लोग, या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीकेंड में क्लासेस लेते थे, एंड दे आर वर्किंग विद बैंक्स,
अच्छे लेवल पे, बिकॉज जब आप कैट के लिए पढ़ाते हैं तो आपको मैनेजमेंट और अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है कंटेंट की। तो अब क्योंकि मेरी उम्र कम थी, राइट, और आपने देखा होगा उस जमाने के बहुत सारे दिल्ली कॉलेजेस के भी बहुत सारे टॉक्स हैं 20s के अंदर, राइट, जाकर के यहाँ पे शहीद भगत सिंह है, शिवाजी है, हिंदू है, बहुत सारे 9 से 10 कॉलेजेस में उस दौरान मैंने सेशंस दिए अलग अलग। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि दिखने में तो मैं उनको लग नहीं रहा, मेरे बाल सफेद है नहीं, उनको बाकी जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो उनसे उम्रदराज लग रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस के साथ आपके पास रिस्पेक्ट आ जाती है। अब मेरे सामने आईआईटी के, डीटीयू के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, एसआरसीसी, मिरांडा हाउस, एलएसआर के बच्चे बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तब इन इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे हैं। तो अगर आज मैं पहला सेशन लेने जा रहा हूं, सपोज, राइट, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन इन अ क्लास, और अगर मैं इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया पहले सेशन में, तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्रीम क्राउड ऑफ द कंट्री। तो ये मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया करता था। तो सबसे पहला काम क्या होता है इंट्रो क्लास में, कि भाई आप इंट्रोडक्शन भी लेते हैं अपने क्राउड का, राइट। सो मैं जाता था, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जैसा समय होता था वो करते थे हम। एंड सपोज देयर आर 40 स्टूडेंट्स सिटिंग इन दैट क्लास, बिकॉज कैट के बैचेस छोटे रखे जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, सबको ध्यान देना है। तो मैं बोल देता था, भाई यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू आर सपोज टू टेल योर नेम, राइट, व्हाट यू डिड इन योर ग्रेजुएशन, if you're currently working or where you are working, what profile you are holding at the moment, and why MBA. There were 3 questions they need to answer. ये पहले सेशन में होता था। ये आपको भी पूछा जा सकता है, कहीं पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक सी बात है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, वाई जरूर पूछा जाएगा। तो अब सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, दे आर सिटिंग आउट देयर, दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, और बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट ऑलरेडी ओएनजीसी में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, यू नो, सो काम कर रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसमें वो भी बच्चे हैं जो बेचारे फ्रेशर हैं, यहां से भी हैं, देश के हर हिस्से से बच्चे आते थे, कई लोग ग्रेजुएशन के बाद आते थे, वर्क एक्सपीरियंस के बाद आते थे, कोई ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आ रहा है। एंड देन दे फाइंड समवन इन दैट पर्टिकुलर बैच who has a 5 years experience in BHEL and already at the package of let's say 15 lakh per annum. तो अच्छे अच्छे लेवल पे होते थे। वीडियो ऑडियो पॉज हो गई है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज ऑल राइट फ्रॉम दिस प्लेस? तनीषा, अभी भी दिक्कत आ रही है आपको? तिरुपति, यू नीड टू वॉच बेटा पीछे वाले वीडियोस। आपने अभी कहा ना पहली क्लास है, तो किसी भी क्लास में आप 10वें दिन घुसोगे और सोचोगे सारी बात समझ आ जाए तो नहीं आएगी। तो परेशान बिल्कुल मत हो, ये पूरा बैच, पूरी क्लास लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेके आएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? हाँ जी। तो मैं आपको वही इंस्टेंस बता रहा था कि जब वो 40 बच्चे इंट्रोड्यूस अपने को कर लिए और सपोज 40 मिनट 50 मिनट निकल गया, तब मेरी बारी होती थी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, राइट। सो नाम से जाहिर तौर पे आप शुरू करेंगे, माय नेम इज सत्येंद्र तिवारी एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 5+ years। उस समय जो भी थी, जितने भी एक्सपीरियंस था मेरा, राइट। एंड आई हैव वर्कड विद कंपनीज लाइक टाटा पावर, HCL, SBI, BPCL. I have trained up to the mid management level of these companies, right? My expertise into NLP and mind mapping, and I love to help out the people and organizations in realizing their potential. So, in a nutshell, I am a human capital management professional who loves to help out the people and organizations in realizing their potential. So, अब इसके बाद उनको हिट करता था और फिर मैं पॉज लेता था और फिर सेशन शुरू होता था। लेट मी स्टार्ट दिस सेशन बाय आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फील और यू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन in comparison to your academic studies and for the preparation of this competitive exam. So what is that distinguishing feature जो कि आपकी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डिफरेंशिएट करता है? पहला ही सवाल सोचने के लिए। तो ये एंगेजमेंट होती है आपके ऑडियंस की।
अब मैं वहां पे अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम और कहां पैदा हुआ था और कौन सी डिग्री, एक समय के बाद कौन सी बात बतानी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे मुझे अपनी डिग्री बताने की जरूरत नहीं है, मैंने 10वीं में इतना परसेंट लिया था। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उसके हिसाब से मुझे इंट्रोड्यूस करना है, जो पॉइंट्स रेलेवेंट हो, जो उनको भी लगेगा अच्छा हां देयर इज अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस स्टैंडिंग बिफोर मी, और यहां पे बहुत कुछ होने वाला है। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है कि भाई इंट्रोडक्शन, वही लिखा है अ पॉज राइट आफ्टर योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे पूरा भी सेशन होगा हमारा, ये टेक्निकल चीजें खत्म हो जाएंगी आई थिंक होपफुली इस वीक, ये सब जो भी हम कुछ कर रहे हैं एक्सेंट और दिस एंड दैट। और उसके बाद अगला जो है वो आपका इंटरव्यू के लिए, जिसमें इंट्रोडक्शन, किस तरह से आंसर करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस, हॉबीज इंटरेस्ट, क्या डिफरेंस होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर उन सेशंस के अंदर। एंड अ पॉज वाइल मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, ये खासतौर से पब्लिक एड्रेस के अंदर, सपोज आप एक बड़े से पोडियम पे खड़े हैं और ऑडियंस ज्यादा है, तो जाहिर तौर पे आप एक तरफ नहीं हो सकते। तो आपने क्या है कि आपने एक बात कही, इधर कही, अब स्विचिंग कर रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, फिर स्विचिंग कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो आवाज में, बॉडी लैंग्वेज में, फेशियल एक्सप्रेशन में, आई मूवमेंट में, हर जगह ये स्विचिंग दिखनी चाहिए कि हां अब ये इंसान गियर बदल रहा है। गॉट इट? सत्यप्रकाश पूछ रहे हैं आप एसबीआई में पीओ थे? नहीं बेटा, मैं कभी किसी सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड ही नहीं रहा। एसबीआई के मैनेजर्स को ट्रेन किया है मिड लेवल, बहुत सारे, आप लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे मेरी प्रोफाइल में आपको सब कुछ दिखाई देगा। देयर आर 17 टॉपिक जिसपे मैं कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करता हूं मिड लेवल मैनेजमेंट में। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें बहुत तरह के रोल प्लेज, बहुत तरह की एक्टिविटीज कि वो जाकर के बेहतर हो। और जाहिर तौर पे कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जो फिनिशिंग स्कूलिंग का काम होता है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बच्चों का, वो भी बहुत सारा हुआ है। तो मैं कभी भी किसी सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं रहा। गॉट इट? अवॉइड फिलर्स लाइक ये भी बहुत कॉमन है, आपने इसको ऑब्जर्व भी बहुत किया होगा। बहुत सारे लोग बातचीत करने में क्या यूज करते हैं, यू नो, तो वही है, दिस कैन रियली इरिटेट द ऑडियंस व्हाइल लिसनिंग टू द स्पीकर इफ ही टेंड्स टू कीप ऑन एडिंग फिलर्स लाइक ओवर एंड ओवर अगेन, तो जाहिर तौर पे आप इरिटेट करेंगे। टू अवॉइड सच फिलर्स यू नीड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग अ लॉट। ये क्या, इसीलिए इसको फिलर कहा जा रहा है, बिकॉज यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आर एक्सप्रेशंस, आर कंटेंट, राइट, वो आपके दिमाग में हिट नहीं कर रहा। तो अगर आपको इफेक्टिव, अब मैं ऐसे बोलूं, ओके नाउ इट्स माय टर्न टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज सत्येंद्र एंड I have been associated with professional training and coaching industry for the last 7+ years or 6+ years. I have worked up to the mid management level of the companies like Tata Power, HCL, SBI, BPCL, so वो impact नहीं आएगा, वो impact नहीं आएगा। तो आवाज में वो सोच होनी चाहिए जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरह के सेटअप में कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मैं एक ग्रुप को एड्रेस कर रहा हूं तो उस समय आवाज बिल्कुल अलग होगी। आप वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वहां पे आपको इंट्रोडक्शन अलग तरीके से आप कर रहे होगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्या रेलेवेंट है आपके लिए, क्या इररेलेवेंट है इंट्रोडक्शन में, ये हम आगे के सेशंस में बात करेंगे। ठीक है, तो ये फिलर्स आपको न यूज करने पड़े उसको जरूर समझिए, राइट। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है कि आपके पास जब एक खाका होता है, आप रिहर्सल करके जाते हैं। आई एम सपोज टू टॉक अबाउट let's say 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, whatsoever, and you have a road map in your mind, then ये फिलर्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसको कैजुअल माना जाता है। कई बार आप मान लो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हो, चल जाता है, लोग लगातार वो, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तकिया कलाम ना, जो है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बड़े अलग अलग तरह के तकिया कलाम बोलते हुए सुना है। जो है कि हर थोड़ी देर के बाद ये जो है कि बोल देते हैं वो। गॉट इट? सत्येंद्र तिवारी सर्च करेंगे, आशीष मिल जाएगा। अनामिका पूछ रही है ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का ऐप है अनामिका, वहां पे आप इंग्लिश हिंदी न्यूज सब सुन सकते हो। AIR का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। साउंड एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट, साउंड एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही मैंने आपको बताया। जैसे आप इंट्रोडक्शन, मैंने इसीलिए अपना दिया, बहुत सारे बच्चे कहते थे सर आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो माय नेम इज सत्येंद्र तिवारी,
थोड़ा सा पॉज. आई हैव बीन या माई नेम इज सत्येंद्र, जो भी आप बोलना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मल सेटअप, इनफॉर्मल सेटअप, सब आपको बताया था मैंने. सो माई नेम इज सत्येंद्र एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 7+ years. Right? I have worked with the companies like Tata Power, HCL, BPCL, इस तरह के नाम आपने लिए आराम से. I have also trained students for civil services, for CAT, JET, IFT and other leading management exams, right? My expertise into, I am an internationally certified corporate trainer having expertise into NLP, neuro-linguistic programming and mind mapping. These techniques are used in corporate sector to enhance their overall productivity. So, in a nutshell, I'm a human capital management professional. I love to help out people and organizations in realizing their potential. I don't use the word human resource. I'm against this particular word, a phrase. Human capital management venture. तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है. आपने एक वीडियो देखा होगा, एक मोची कहता है मैं जूतों का डॉक्टर हूं. ठीक है ना, उसने बोर्ड लगा रखा है, आई एम द डॉक्टर ऑफ शूज. तो वो अपने आप को गिरी निगाह से नहीं देख रहा. तो आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्या आपका विजन है? जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब फॉर ऑब्वियस रीजंस, कि भाई मुझे वहां पे एक लिमिटेड सेटअप में ही काम करना होगा एंड मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूं. और दैट्स द रीजन कि भाई एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन टाइम जैसी, जिसमें सब आईएम्स के लोग फाउंडर हैं, इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह के लोगों के साथ काम करना है. मैं सीधा वहां एंट्री करता हूं जहां पे आई वॉज द यंगेस्ट वन, और जिसको ऑर्गेनाइजेशन इतने लायक समझ रहा होता है कि वो अलग अलग कॉलेजेस में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर टॉक्स देने के लिए भेज रहा है. अगर मैं अपने आप को गिरी निगाह से देखता, यार मैं तो कहां ठहरता हूं इनके आगे, हैं ऐसे तो बच्चे आएंगे, क्योंकि अपने ऊपर काम किया है. ग्रेजुएशन के दिनों में खूब पढ़ाई की, बहुत सारे टॉक सुने, अपने को जिसको कहते हैं ना माजना, तराशना, अपने को बार बार टेस्ट कर रहा हूं, अपना ही रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं, मैं बोल कैसे रहा हूं, खुद से रिहर्सल, खुद से बातचीत. इतना ये काम किया कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट था. 4 घंटे डेमो चला था मेरा, सीनियर्स बैठ करके डेमो ले रहे हैं, आरसी के भारी भारी पैसेजेस दिए गए, सवाल जवाब, लॉजिक, सीआर, आरसी सब चल रहा है वहां पे, वोकैबुलरी की समझ. तो मेरा तो पहले से इंटरेस्ट था इन चीजों में, तो मैंने हर चीज वहां पे क्लियर करी. और धीरे धीरे, मतलब लोगों को 2 साल के बाद एलीट बैच मिलता है, मुझे 2 महीने के बाद एलीट बैच पढ़ाने को मिल गया. ये कैसे मिला? ये अपने ऊपर काम करने से मिलता है कि आपकी काबिलियत है और आप कॉन्फिडेंट है. अगर आप, और कॉन्फिडेंस अगर फर्जी है तो आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते. तो ये जो चीज है कि जब आप काम करते हो, अपने काम को, इंट्रोडक्शन को भी तराशना होता है. मैंने आपसे कहा भी था, अब आपके नंबर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और वो पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिविजुअली आपसे यहां बात कर पाऊं. बट आगे जब मैं कुछ एक बैच जरूर ऐसा लेके आऊंगा जिसमें नंबर्स बहुत कम रहेंगे बच्चों के, जो लिटरली इंटरेस्टेड हैं, कि मैं उनसे बात करूं और उनके क्वेश्चन आंसर्स को क्यूरेट करूं कि वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, या किस तरह से अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचाने या उसका जवाब दें, हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में कैसे बात करें, वीकनेस को किस तरीके से टैकल करें, उनकी जिंदगियों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने आंसर को किस तरीके से कस्टमाइज करें. उस तरह का भी बैच आगे, क्योंकि उस तरह की डिमांड काफी है बच्चों की, वो लेके मैं आ सकता हूं. इस बैच में तो पॉसिबल नहीं है, यहां जनरल ज्ञान आपको दे सकता हूं. तो ये सारी चीजों के बाद एक इंपैक्ट क्रिएट होता है कि हाँ, मुझे क्या बोलना है, वहां पे कौन सी बातें रेलेवेंट. और पता है, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद देयर वाज एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस. देयर वाज एन एब्सोल्यूट साइलेंस आउट देयर. And then I start the session with a question. Means what? I am engaging all the mind sitting out there. और फिर वो बताना शुरू करेंगे क्या फर्क है सर, यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, फिर इस चीज की जरूरत है. मैं फिर थोड़ा थोड़ा इशारा करता हूं. फिर लास्ट में जाकर के निकल के आता है कि भाई स्कूल की पढ़ाई लिखाई में, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई में रट्टाफिकेशन ज्यादा था. एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हियर योर अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू बी अप्लाइड. और तब सबका सर हिलता था, बिल्कुल सर, नहीं तो सब वही सर, टाइम मैनेजमेंट और ये और वो, हार्ड वर्क, दिस. मैं कहा बेटा वो सब तुम करते आ रहे हो, बचपन से सुन रहे हो. दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट डोंट एक्सपेक्ट दैट देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर यू और वो कुछ घोल करके पिला देगा और धक्का दे करके तुम्हें आईएम अहमदाबाद में भेज देगा, तुम ही जाओगे. बीइंग अ कोच, मेरा काम डायरेक्ट करना है बस. व्हाई, व्हाट एंड हाउ, क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ये बताना मेरा काम है. बात समझ आ गई?
तो एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट साउंड करना बहुत जरूरी है, इससे आधी जंग आप खुद ही जीत लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार पब्लिक स्पीकिंग में कोई अच्छा एंकर आए और वो समा बांध देता है, जस्ट उसकी प्रेजेंस, बिकॉज द पर्सन इज एंथुजियास्टिक, पर्सन इज कॉन्फिडेंट, आधी जंग आपने वहीं जीत ली। आप अगर कुछ गड़बड़ भी करते हो बोलने में, मान लो फंबल कर दिया या कोई बात भूल गई, तो आप संभाल भी लेते हो, आप बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं है, लेकिन इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के चेहरे हमेशा लंबे ही बने रहते हैं, राइट, यहां पे लाइनें पड़ी हुई हैं, वो टेंस्ड हैं बिल्कुल कि पता नहीं क्या होगा, जिंदगी का ऐसा मोमेंट, आओ अब हम चल रहे हैं एक्सेंट के कानून की तरफ। मेरे ख्याल से कल ही हम इस पर ज्यादा बात कर पाएंगे। रूल्स फॉर एक्सेंट इन कंपाउंड नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 26 आर 2006, जनरली स्ट्रेस द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज 6। नंबर्स को बोलने में भी ध्यान दो, नंबर्स को बोलने में भी ध्यान दो। यहां पे 26, इट्स नॉट 26, 26, 26। और ये जैसे मैंने कहा कि जब आप ऑल इंडिया रेडियो के ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश न्यूज सुन रहे हैं, 10 दिन भी सुन लोगे, 15 दिन भी अगर रेगुलर हैबिट बना लोगे, एक तो करंट अफेयर तैयार हो जाएगी, साथ ही साथ अंग्रेजी काफी हद तक सुधर जाएगी, क्योंकि जो कानों में पड़ता है जबान से वही बाहर आता है। गॉट इट? सो 26 आर 2006, ये कई बार आपने सुना होगा न्यूज एंकर्स को वो 2006 बोलते हैं, 2006, 2006, राइट, 2007। तो 2000 एंड इतनी बात जो है ये एक बराबर है, 2006 एक बराबर, मतलब दोनों ये तीन शब्दों पे जितना स्ट्रेस है 2000 एंड और 6, ये स्ट्रेस बराबर है। दिस इज equal in terms of vocal stress, 2006, right? So I passed out in 2006 and then I joined that company, right? I worked there for let's say 4-5 years, 4-5 years, right? तो वही यहां पे लिखा गया है कि जनरली जो स्ट्रेस दिया जाता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट पे, जो इकाई का अंक है बोलने में, वहां पे जोर है। दूसरा नियम क्या है? In the numbers from 13 to 19, there is an equal stress on each syllable, no heavier stress on the first syllable. Teen years, right? So 13, 14, 15, 16 बराबर है। It's not like 13 या 13 या 13, 14. No, it's not like that. ना तो थर पे बोलोगे ना टीन पे बोलोगे, इन पे बराबर होता है। ठीक है? 13, 14, 15, 16. When one word does the work of both noun and verb, और ये आपको अगर याद हो तो आई थिंक हमने स्टार्टिंग की क्लास में इसके ऊपर काम किया था, आया ना, दूसरी या तीसरी क्लास में। जितने जो लोग शुरू से जुड़े हैं वही जान पाएंगे, इसीलिए जो लोग बाद में बैच ज्वाइन, मुझे नहीं पता नहीं क्यों उन्होंने बैच में एडमिशन अभी भी ऑन रखा है, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब परेशान हो जाएंगे। तो काफी पढ़ाई करी है हमने पीछे, मैं आज बोल भी देता हूँ, तो 31st एज वेल, होपफुली शायद आज कुछ भी हो जाए। तो जो लोग भी बाद में ज्वाइन किए ना, जाहिर तौर पे आपको कहीं से पता लगा है इतने टाइम के बाद भी, और पता लगा होगा नहीं बहुत सारा कुछ नया मिल रहा है, तो आप इस बैच में आए हो। लेकिन वही वाली बात कि शुरू से देखोगे आप तो बात समझ में आएगी, क्योंकि ग्रेडेड पैटर्न में क्लास चलती है। तो ये मैंने शुरू में भी आपको उदाहरण दिया था कि हम ये सब कुछ इस बैच में कवर करने वाले हैं, वो एक तरह से ग्लिम्स था। द नाउन इज जनरली स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल व्हाइल द वर्ब ऑन द लास्ट सिलेबल। अब जैसे देखो ये रिफिल एंड रिफिल है, रिफिल नाउन भी है, रिफिल वर्ब भी है। अब कोई बोलेगा रिफिल, Anamika, so today is my first class. I had an accident, so I was on bed rest. I already completed all video. Can I send all homework to Careerville number now? Yes, Anamika, I shared a number in the first class, I think second or third class. जो फ्राइडे था पहले वीक का, उस दिन किया था मैंने। आप वहां पे शेयर करोगे, करियरवेल वाले नंबर पे नहीं, वो मेरे फेसबुक पेज इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, वहां पे वो नंबर है। जितने लोग भी बाद में ज्वाइन किए हैं, वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके थ्रू मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, या कोई जरूरी बात आपको करनी है इन चीजों से संबंधित, तो आप वहां पे कर सकते हो। तो इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी फेसबुक पेज, वहां पे वो व्हाट्सएप नंबर है। और इस क्लास में भी आई थिंक जो फर्स्ट वीक की क्लास थी हमारी, 4th क्लास होगी, वहां पे भी मैंने वो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था। तो अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि नाउन इज जनरली ऑन द फर्स्ट सिलेबल। अब ये इसको कैसे बोलोगे तुम? रीफिल। और जैसे कहो यू नीड अ रीफिल, यू नीड अ रीफिल, तो री पे ज्यादा जोर है। अब सपोज आप अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और पेट्रोल गाड़ी में कम हो रहा है उसके, इवन
Petrol is the right pronunciation. It's not petrol. It's petrol. It's petrol. Right? और पंजाबी में हो जाता है पेट्रोल. So it's petrol. So anyway, so आप पेट्रोल उसकी गाड़ी में कम हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? You need a लगाया है मैंने बिकॉज नाउन की बात करी जा रही. You need a क्या लिखा है? फर्स्ट सिलेबल पे जोर देना यानी री पे. You need a refill. बट द वर्ब के केस में क्या होगा? लास्ट सिलेबल. इसका मतलब कि यहां पे ये तुम्हारा ऊपर जाएगा, फिल नीचे होगा, और इधर क्या होगा? री नीचे होगा और फिल ऊपर होगा. रिफिल, रिफिल, राइट? आई रिफिल माई कार एवरी वीक. आई रिफिल माई कार एवरी वीक. तो यहां पे रिफिल क्या है? ये वर्ब है. आई रिफिल माई कार एवरी वीक. हर हफ्ते में अपनी कार की टंकी फुल करा लेता हूं. When words end in SE, the noun keeps the S sound. Anu had asked this question, I think in the last class, और तब मैंने कहा था, मैंने शुरुआत में बताया था ये. While the verb has the Z sound. For example, refuse, refuse. ये noun है. यहां पे सौ वाला sound आएगा. And refuse, refuse. Right? तो अब जैसे यहां हमारे पास word था USE. Right? So this word is noun as well as verb, same spelling पे. Right? So आप यहां पे क्या बोलोगे? Use, use of mobile phones. Right? Kindly can you give me a couple of examples for use of mobile phones? So here use is what? That is noun. Right? I use this mobile phone. I use this mobile phone. मैं ये वाला मोबाइल फोन यूज करता हूं, वो वाला नहीं. So I use. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे शब्द हैं जो एसी से एंड होते हैं और वो नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं. जब आप नाउन की तरह से प्रोनाउंस करेंगे तो आप स लगाएंगे. राइट? यूज. एंड जब वो वर्ब के तौर पे होगा तो वो होगा यूज. गॉट इट? Shalini, I had asked a very simple thing. What is the biggest fear of your life? And couple of people have written, lengthy passages on that. And that was pretty much very reflective because जब आप इन तरह की चीजों पे सोचते हो ना, तो आप अपने आप से कनेक्ट करते हो. तो मैंने इसलिए ये होमवर्क दिया था. बात समझ में आ गई? वर्ड्स एंडिंग इन, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. इसको खत्म कर दें. चलो ये इसी के बाद रोक देंगे हम. TION, SION, IFY, ITY, ANS, ANSE are accented on the syllable just before these letters. For example, gradation. Gradation. तो क्या लिखा है कि अब देखो ग्रेडेशन TION से एंड हो रहा है, TION से, ITY से. तो जब भी आप इन तरह के शब्दों को प्रोनाउंस करें, ये सब बोलने का क्या एक्सेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, उसके लिए है ये. तो आपको कहां जोर देना होता है? आर एक्सेंटेड ऑन द सिलेबल जस्ट बिफोर दीज लेटर्स. राइट? तो यहां पे जाओगे थोड़ा ऊपर. ग्रेडेशन. व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन. ल ऊपर जा रहा है. इट्स नॉट सोल्यूशन. तभी तो आप इफेक्टिव नहीं लगते जब आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते. कैन यू गिव मी कपल ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? राइट? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? सन वाला एरिया नीचे है. वही लिखा है कि ये जब इनसे एंड हो रहे हैं तो इनके जस्ट पहले जो लेटर आ रहा है ना, आवाज वहां पे आपकी ज्यादा होनी चाहिए. सोल्यूशन. असरबिटी. एसर इज अ रूट वर्ड. बिटर. असरबिटी. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन. सन डाउन है. न्यूट्रिशन. इस तरह से ग्राफ जाता है ऐसे. इट्स नॉट लाइक न्यूट्रिशन. 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 और ऐसा भी ना लगेगा ना कि पूरा जोर देके तुम न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ऐसे थोड़ी ही बोलोगे. तो न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन. Accession, biology, promotion, solidity, acceptance, maintenance, maintenance की स्पेलिंग बहुत बार लोग गलत करते हैं बिकॉज वर्ब इज मेंटेन. डू रिमेंबर दीज थिंग्स. MANTAIN, this is verb, and MAINTENANCE, this is noun. So a lot of time people confuse the spelling of noun, they use TAIN. तो वो बोलते हैं maintenance. No, it's maintenance. Maintenance. च्वा वाला साउंड है. च्वा पता है ना, उल्टा ई वाला जो हमने पीछे पढ़ा था. So this is maintenance.
मेंटेनेंस, एंड दिस इज मेंटेन, टेन, टेन, लंबा जाओगे, मेंटेन, हाउ विल यू मेंटेन योर प्रोफाइल, राइट, your figure or anything. So how will you maintain? And what is the maintenance cost? What is the maintenance cost? Words ending in the following suffixes keep the accent of the root or of the noun from which they have been built, like ous, ness, full, cy, meant, ly, ये सब इटैलिसाइज्ड लिखे गए हैं इसीलिए. फॉर एग्जाम्पल disastrous, disastrous, carefulness, wonderful, occupancy, excitement, fabulous, neatness, exactly. So अब जाहिर तौर पे देखो ये सब कहां से बन रहे हैं, जिस वर्ड से, जिस रूट से पैदा हुए हैं. नीट से ही क्या पैदा हुआ, नीटनेस आया ना. एक्साइट से क्या पैदा हुआ, एक्साइटमेंट, राइट. वंडर से वंडरफुल. सो यहां पे क्या जोड़ देना है, कीप द एक्सेंट ऑफ द रूट और द नाउन फ्रॉम विच दे हैव बीन बिल्ड, उनका एक्सेंट ऊपर रहेगा, राइट. व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. अब यहां भी ये नहीं बोलोगे व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, नो, आप बोलते भी ऐसे हो व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. तो आपको पता है वंडर इज अ रूट वर्ड, बेस वर्ड, और फुल उसके साथ आकर के जुड़ गया है. व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, राइट. व्हाट अ डिजास्ट्रस सिचुएशन. सो डिजास्ट्रस, ओयूएस लगा करके आपने एडजेक्टिव बनाया है. डिजास्टर इज अ बेस वर्ड, मेन वर्ड, उसमें ओयूएस लगा के वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया. तो जब भी इस तरह के शब्द हैं, राइट, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जहां से पैदा हुए हैं, जो रूट वर्ड है, या अगर नाउन से एडजेक्टिव बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है, कुछ भी, तो उन बेस वर्ड्स पे जोर होगा, इन बाद के सफिक्सेस पे जोर नहीं होगा, राइट. केयरफुलनेस, अब देखो केयरफुलनेस, नेस पे धीमा हो रहा है, राइट. नीटनेस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. अब एग्जैक्टली थोड़ा ही बोलते हो, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दिस वॉज द पॉइंट आई वॉन्टेड टू रेज, एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्ट से ही वो शब्द बना है, तो आप बोलो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. यहां पे फर्क आ जाएगा और यहीं से आप एक अच्छे स्पीकर हो जाएंगे, राइट. तो अभी इसमें मेरे ख्याल से 11 पॉइंट्स हैं. बाकी के पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे, एंड आई होप सो. इन जो चीजों को यहां पे सीख रहे हो ना आप, अब देखो ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्योंकि यहां से सैकड़ों शब्द आपको मिलेंगे ना. अब ओयूएस से करेजियस, अब आपको पता है करेजियस. अब मैं भी अगर आपको कहूं शब्द लिखने के लिए, आप भी भर दोगे कमेंट सेक्शन. तो इन चीजों पे अब ध्यान देना है. करेजियस, राइट, व्हाट अ करेजियस पर्सन ही इज, करेजियस पर्सन ही इज, राइट. सो अब ये करेज से पैदा हो रहा है. करेज इज अ बेस वर्ड, रूट वर्ड, मेन वर्ड, और वहां पे ओयूएस लगा करके आपने एडजेक्टिव बना लिया. तो करेज शब्द पे बोलने में जोर देना है, और ये जोर इस तरह से हो कि बहुत फ्लूइड हो. अब ऐसा ना हो कि अब जोर देना, एक्सेंट सिखा रहा हूं आपको, वोकल इंटोनेशन सिखा रहा हूं, किस तरीके से वॉइस की प्रोजेक्शन है वो सब आपको सिखा रहा हूं. दैट डज नॉट मीन कि अब आप ऐसा बोलने लगे कि सामने वाले को लगे तुम ज्यादा ही जोर दे रहे हो. तो ये बहुत फ्लूइड होना चाहिए, बहुत नेचुरली आना चाहिए. ये नहीं लगे कि हाँ तुम इन चीजों पे जरूरत ज्यादा ही स्ट्रेस दे रहे हो, क्योंकि बहुत अलर्ट हो गए हो आप. तो ये सारा ज्ञान मिल रहा है. साथ में ऑल इंडिया रेडियो पे आप इंग्लिश न्यूज सुनिए, सुबह और शाम वाली, या जो भी इंग्लिश में डिस्कशंस आती हैं वहां पे उनको सुनिए. जो भी कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है, AIR का ऐप आता है, डाउनलोड करके वहां सुन सकते हो आप. एंड बिलीव मी, आफ्टर 10 days यू विल फील अ पैराडाइम शिफ्ट in terms of your speaking skills, right? So that's all for today's session. Thank you very much. Let's catch up tomorrow. कल मिलते हैं 6 बजे और फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे. And those people who have joined these batch lately, recently, उनसे बस ये निवेदन है कि पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा जब बीच में आपको छुट्टी मिलेगी लास्ट में, so that you could relate with these things. ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन.